नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी को प्रणाम है। तो आईटीआई वाले विद्यार्थियों बिल्कुल तैयार हो जाइए। अपने सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा चाहने वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, और इसका हम टॉप और बेस्ट एमसीक्यूज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारे सुबह के बज चुके हैं 7:30 और आज है हमारा 20 सितंबर। अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए कई सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके हम देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल पूरे इस सेशन में जुड़े रहिए, पूरे इस क्लास को देखिएगा और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के जाइएगा। साथ ही साथ पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई दोहरी ऊर्जा क्षणिक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे डबल एनर्जी ट्रांजिएंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल एनर्जी ट्रांजिएंट। डबल एनर्जी ट्रांजिएंट बेसिकली किस सर्किट में उपलब्ध होती है ये आपको बताना है। आप सभी को मालूम होगा कि सर्किट 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। एक आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और एक होती आरएलसी सर्किट, है ना। तो ध्यान से सुनिए, जो आपकी आर एल और सी है, ये जो आपकी आर एल और सी है, ये सर्किट एक ऐसी सर्किट है जैसे कि अगर इसके लिए हम एक सर्किट डायग्राम तैयार करें तो इसमें आपको एक रेजिस्टेंस भी दिखाई देगी, है ना। इसमें आपको एक कॉइल भी दिखाई देगी और एक कैपेसिटर भी दिखाई देगी, है ना। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया, ये आपका लोड है। तो इसमें देखिए आर भी शामिल है, एल भी है और सी भी है। कितने पैरामीटर्स हैं? 3 इसमें पैरामीटर्स हैं। तो तीनों पैरामीटर्स में ये तो कोई मायने नहीं रखता, ये करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जो आपकी ये क्या है, ये आपकी है कॉइल। देखिए ये क्या है, कॉइल। और कॉइल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने अंदर स्टोर करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। और ये क्या करती है, ये करती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर यानी कि स्थिर विद्युत। ये क्या हो गया, स्थिर विद्युत, और ये हो गया विद्युत चुंबक, है ना। ये दोनों प्रकार के क्या है मेरे भाई, ये दोनों प्रकार के हैं आपके एनर्जी, है ना। हो गया ना डबल एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी क्या है, विद्युत चुंबक, और सेकेंड है स्थिर विद्युत, है ना। ये किसके किसके कारण आया, स्थिर विद्युत आ गई आपकी कॉइल के कारण, और कैपेसिटर के कारण क्या आ गया मेरे भाई, स्थिर विद्युत, है ना। और विद्युत चुंबकी, 2 प्रकार के इसमें क्या है, एनर्जी है। यही कहलाएगी कि आपकी डबल एनर्जी ट्रांजिएंट, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आरआरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पिसाई करने वाले उपकरण में यदि उपकरण के ग्राइंडिंग व्हील को उल्टी दिशा में घुमा दिया जाए, यानी कि अगर आपका, जिसको हम क्या कहते हैं अपने देहाती भाषा में चक्की, है ना, जो आटा पीसती है, सॉरी जो गेहूं पीसती है, आटा तैयार करती है, अगर उसका डायरेक्शन घूमने का इधर है और हम उसको चेंज करके इधर ले आए तो फिर उपकरण में होने वाले नुकसान क्या है ना। और देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाई लैंग्वेज है। जो भी आपको समझ में आता है आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, है ना। हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन को अगर हमें चेंज कर देना होगा तो फिर नुकसान क्या होगा। देखिए अगर जिसको जिस चक्की से हम गेहूं पिसा रहे हैं, अगर उसका जो यूं समझिए कि वो पार्ट जो गेहूं को पीसती है ना, जिसको हम अपने देहाती भाषा में कहते हैं जनता, है ना, अगर वो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, अगर उसको उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देंगे तो क्या हो जाएंगे, जो उसके व्हील होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। और ढीले होने के बाद वो उतर जाएंगे, वो बाहर भी निकल जाएंगे, तो व्हील क्या हो जाएंगे, उतर जाएंगे। उपकरण कभी भी जलती नहीं है ऐसी कंडीशन में, है ना। उपकरण ओवरलोड होती भी नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना मेरे भाई, तो आपको परिवर्तन जो है ना वो जरूर देखने को मिलेगा। कन्वर्सेशन, यदि सीरीज ओम मीटर के लीड लघु परिपथ हो जाए तो मीटर की रीडिंग कैसी होगी। कौन सी मीटर होगी आपकी, ये है आपकी ओम मीटर, है ना। ओम मीटर क्या मापती है, देखिएगा ओम मीटर जो है आपकी, ये किस चीज का मापन करती है, ये प्रतिरोध का मापन करेगी। किसका, प्रतिरोध का मापन। और प्रतिरोध किस में होगी, ओम में होगी। तो देखिए
यानी कि रेजिस्टेंस का मान कैसा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का मान देखिए क्या यहां पर बोला जा रहा है, शॉर्ट सर्किट है ना, लघु, इसका लघु परिपथ में क्या होगी, शून्य हो जाएगी, है ना। आप एक ही बात याद रखना, अगर सर्किट शॉर्ट है, अगर सर्किट कैसी है, शॉर्ट है, तो फिर R का मान कितना होता है, 0 ओम। वोल्टेज भी आपकी 0 वोल्ट होती है, कितना हो जाती है, 0 वोल्ट। और करंट जो है ये क्या हो जाएगी, अनंत एम्पियर। क्या होगी ये, अनंत एम्पियर, है ना। ये 3 कंडीशन आप याद रखना, है ना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर सर्किट शॉर्ट है और यदि सर्किट आपकी ओपन सर्किट हो चुकी है, तो फिर इसमें कंडीशन क्या होगा, इसमें R का मान अनंत ओम हो जाएगी। क्या होगी, इसमें R अनंत हो जाएगी और इसमें से करंट का प्रवाह नहीं होगा। और दूसरा वोल्टेज क्या होगी, देखिए 2 टर्मिनल्स है ना, जैसे कि ये क्या हो गए, 2 टर्मिनल्स हो गए, है ना, T1 और T2। दोनों टर्मिनल में वोल्टेज का मान सेम होगा, कब, जब आपका सर्किट ओपन होगा, है ना। इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर सर्किट ओपन है तो दोनों टर्मिनल्स पर T1 और T2 पर वोल्टेज एक समान रहेगा, और जब तक वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। इसलिए ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट का फ्लो बंद रहता है। और इसमें करंट क्या होगी, 0 एम्पियर। करंट कैसी होगी, 0 एम्पियर करंट होगी। तो ये सारे कंडीशंस हैं, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, है ना। और बिल्कुल ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो देखिए एक ही बार में सॉल्व हो जाते हैं, है ना, देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं कि छोटी वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस परीक्षण को उपयुक्त माना गया है ना। कई सारे आपके टेस्टिंग है, देखिए वार्ड लियोनार्ड टेस्ट, है ना, ब्रेक टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, सीरीज फील्ड टेस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए तीसरे में क्या दिया गया है, ड्रॉप टेस्ट। देखिए ड्रॉप टेस्ट जो है ये एक्चुअल में किसके अंदर की जाती है, ये मोटर के अंदर की जाती है। किसके अंदर, ये मोटर के अंदर की जाती है। मोटर भी एक प्रकार का क्या है, मशीन है। ड्रॉप टेस्ट क्वेश्चन यहां से और क्या बन सकते हैं, तो क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि भाई ये किस प्रकार की टेस्टिंग है, तो ये है आपकी वोल्टेज टेस्टिंग। ये क्या है, वोल्टेज परीक्षण। यानी कि गेम इसका किसमें है, वोल्टेज में है ना। ड्रॉप टेस्ट में क्या, किस चीज की टेस्टिंग होती है, वोल्टेज की टेस्टिंग होती है। और एक बात और ध्यान रखना आप कि इसमें क्या होता है ना कि मोटर आपकी ना फुल लोड पर होती है। मोटर किस पर होगी, मोटर फुल लोड पर होगी, है ना। नो लोड पर कभी भी ड्रॉप टेस्ट को नहीं किया जाता है, हमेशा फुल लोड पर की जाती है और ये वोल्टेज टेस्ट होता है। वार्ड लियोनार्ड परीक्षण क्या है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी है आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे इस वार्ड लियोनार्ड टेस्टिंग के लिए, तो देखिए वार्ड लियोनार्ड टेस्ट जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी वोल्टेज टेस्टिंग होती है मेरे भाई। क्या होती है ये, वोल्टेज टेस्ट। यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करके हम इसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। किसके स्पीड को, इसमें 3 मशीनें काम में ली जाती हैं, है ना। जो पहली होती है वो आपकी 3 फेज का इंडक्शन मोटर होती है। कौन सी मोटर, 3 फेज का इंडक्शन मोटर। और जो दूसरी होती है मेरे भाई वो होती है आपकी डीसी जनरेटर। क्या होती है वो, डीसी जनरेटर। और तीसरी जो होगी वो होगी डीसी मोटर। तो कितने मशीन हो गए, इसमें टोटल 3 मशीन हो गए, है ना। और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें पावर लॉस बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है मेरे भाई, शक्ति हानि, जिसको आप क्या कहते हैं, शक्ति का हानि बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए आज के टाइम में इस विधि के द्वारा, इस टेस्टिंग के द्वारा हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि पावर देखिए यूज करने के लिए बनाया जाता है, ना कि पावर को लॉस करने के लिए। किसी भी चीज को देखिए हम इंप्लीमेंट तभी करते हैं जब हमें उससे लॉस कम, हमें नुकसान कम, फायदा ज्यादा होता है ना। आप देखिए काम तभी करते हैं, तभी आप काम करते हैं, और काम करने का जी भी तभी करता है जब आपको नुकसान कम होता है, फायदा ज्यादा होता है ना। टैनन सॉ की दांत तेज करने के लिए किस फाइल से रफ करना चाहिए, क्या वो वर्गाकार फाइल है, त्रिभुजाकार फाइल है, कवर्ड फाइल या आयताकार फाइल, तो ये ट्रायंगुलर फाइल होती है। देखिए फाइल का नामकरण करना, नामकरण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है, इसका हैंडल वाला पार्ट है, ये क्या है, इसका हैंडल पार्ट है। और ये वाली पार्ट जो है ये इसका नेक है, जिसको आप क्या कहेंगे हिंदी में, गर्दन। और ये वाला पार्ट इसका एज है,
ये क्या है, एज है, और ये पार्ट इसका क्या है, टिप। ये क्या है, टिप वाला पार्ट है ना। तो ये क्या होगा, टिप, एज, नेक, और ये है हैंडल आपका। और ये त्रिभुजा आकार की फाइल है। और जब भी आपका टैनन सॉ यानी कि आरी का दांत घिस जाता है ना, तो घिस जाने उसमें दांत कैसे लगाया जाता है, दांतें लगाने के लिए यानी कि दांतों को तेज कैसे किया जाता है, तो इसी फाइल के द्वारा हम उसको तेज करते हैं। देखिए वर्गाकार फाइल का आप प्रयोग करते हैं कहां पर, जैसे कि कोई होल है ना, जैसे कि कोई छिद्र है, छोटा सा छिद्र है, यूं समझिए इस आकार की छिद्र है, तो मटेरियल को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर इस छिद्र को इस आकार का बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसी का प्रयोग करेंगे, वर्गाकार फाइल का प्रयोग करेंगे। और यहां इसके चारों तरफ जो भी मटेरियल हो इसको आप आसानी से इसी फाइल के द्वारा हटा करके इसके होल को, है ना, इसके छेद को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। और उसी के साथ में आयताकार फाइल है, तो आयताकार फाइल मेरे भाई ये कहां पर काम आती है, लकड़ी में, है ना, और सनमाइका के लिए, किसके लिए, सरमाइका के लिए, और फिर आपका प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक, इन सभी को आकार प्रदान करने के लिए, है ना, आकार प्रदान करने के लिए जिस प्रकार से आप आकार देना चाहते हैं, जैसा आपका मर्जी है, जैसा आप आकार देना चाहते हैं लकड़ी में, प्लास्टिक में, प्लाईवुड में, तो वैसा आकार आप आसानी से दे पाएंगे, है ना। देखिए दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर एक बार, है ना। जितने भी निमी टेक्निकल क्लासेस को दिल से सपोर्ट करते हैं दोस्त, दिल से चाहते हैं, वो सभी वीडियो को एक लाइक भी करेंगे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे, है ना। अपने हिस्से का काम आप भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, यानी कि किस पदार्थ द्वारा स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है ना। तो इसमें देखिए क्या है, कॉपर, एल्निको, सिल्वर और कांच या हवा, है ना, एल्निको। इसके अलावा देखिए परमानेंट मैग्नेट, क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट, जिसको हम कहते हैं स्थायी चुंबक, है ना। ये जो आपकी स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक में देखिए बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है ये होता है आपका एल्निको, है ना, एल्निको हो गया। और एल्कोनेक्स भी यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में स्टील भी काम में ले ली जाती है, और इसी के साथ में आपका कोबाल्ट भी है ना। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मटेरियल है कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसके प्रयोग द्वारा आप परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। अब देखिए परमानेंट मैग्नेट काम कहां में आता है, कहां आता है, जैसे कि डीसी जनरेटर के अंदर क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। इसके अलावा जो आपकी डीसी मोटर होती है इसमें भी परमानेंट मैग्नेट होती है। जिसको हम बिना सप्लाई दिए चालू करते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, उस सभी के अंदर होता है परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक होती है ना। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए आप डीसी शक्ति, डीसी पावर का प्रयोग करते हैं, किसका, डीसी वोल्टेज, डीसी पावर का यूज करते हैं, है ना। तो एल्निको, एल्कोनेक्स, स्टील और कोबाल्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यही होता है आपका परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाने वाला। वेव रेक्टिफायर एक डायोड से, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको किस पॉइंट को पकड़ के चलना है, इसको, एक डायोड को। कहां पर है एक डायोड, ये है, सिंगल डायोड है और इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है जिससे वह एक लोड रेजिस्टेंस और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को परिवर्तित करता है ना। आंसर क्या होगा, जैसे कि सिंगल डायोड है ना। ये देखिए एक डायोड लगी है, देखिएगा ये क्या है, ये एक प्रकार की डायोड है। अब डायोड में देखिए केवल और केवल फॉरवर्ड बायस में ही करंट फ्लो होती है ना। केवल और केवल इसी डायरेक्शन में क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। क्या होगा मेरे भाई, विद्युत का प्रवाह होगा, और इस डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि आउटपुट में जो आपका वेव फॉर्म आएगा, जैसे कि आपने इनपुट में इस प्रकार का वेव फॉर्म दिया, तो आउटपुट में कैसा वेव फॉर्म मिलेगा, केवल और केवल हाफ वेव फॉर्म मिलेगा। कैसा, केवल और केवल हाफ वेव फॉर्म। ये कितने डिग्री का है, ये 360 डिग्री की और ये 180 डिग्री की है। तो
तो आंसर क्या होगा कि एक अन्य एसी विभव जो मूल विभव हो 180 अंश के कलांतर में होता है। बिल्कुल, ये आपका मूल वोल्टेज हो गया और ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। दोनों में अगर वोल्टेज का फेज डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 180 डिग्री का होगा। अब आप कहेंगे कि अगर हमें 360 डिग्री चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको डबल डायोड लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, है ना, इस प्रकार का आउटपुट। अगला देखिए, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार विद्युत देय को कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल करने के लिए डॉट 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 को उसके कार्यस्थल में क्या उपलब्ध करवाना चाहिए, लाइटिंग अरेस्टर, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड या उपरोक्त सभी, है ना। उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड सही आंसर है। देखिए, अगर आपका ये घर है ना, ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या है, ये आपकी एक घर है। अगर देखिए ये आपका एक घर है ना, ये क्या आपका एक घर, आप चाहते हैं कि इस घर के आसपास मुझे अर्थिंग का इलेक्ट्रोड लगा दूं, तो आपको कितने दूरी पर इलेक्ट्रोड लगाना होगा, है ना, कितने दूरी पर आपको इलेक्ट्रोड लगाना होगा। तो आपको इलेक्ट्रोड लगाना हो, देखिए घर और इलेक्ट्रोड के बीच का रेंज जो है ना, ये होना चाहिए 1500 यानी कि 1.5 मीटर, है ना। कितना आप ले लीजिए, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से कम रेंज नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा गया है, कहाँ कही गई है, 1956 के अनुसार ये स्टैंडर्ड डेटा बनाया गया है कि आपका घर और अर्थिंग के बीच का रेंज कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर का दूरी होना चाहिए, है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड। अब देखिए, अर्थ इलेक्ट्रोड हम लगाते किस लिए है, लीकेज करंट से बचने के लिए। किससे, हम लीकेज धारा से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, ये सब लगाते हैं ELCB, है ना, ELCB या फिर RCD या फिर RCCB, है ना। इन तीनों में से अगर कोई सा भी उपकरण है तो आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अभी देखिए, अभी तुरंत हाल की बात है, हमारे गांव में एक लेडीज थी जो घरों में पोछा लगाते हैं ना, वो पोछा लगा रही थी और स्टील बॉडी वाली, ये जो आयरन पार्ट की जो बॉडी होती है ना, वो वाली कूलर थी और पोछा लगाते समय उस कूलर में पोछा टच हो गया, उस लेडीज का हाथ टच हो गया और उस बॉडी में करंट लीकेज हो रही थी और इतना बुरा उनको करंट लगा कि वो बिल्कुल यूं समझिए मिनटों के अंदर वो एक्सपायर हो गए, वो खत्म हो गए, है ना। तो लीकेज करंट से बचने के लिए ये सभी चीजें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ELCB लगाइए। RCD तो देखिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, RCC भी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ELCB देखिए घरों में यूज हो जाती है ना। अगर कम रेंज की है तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, इनका काम क्या होता है कि ये 30 मिली एम्पियर में क्या हो जाते हैं, अगर बॉडी से 30 मिली एम्पियर का करंट अगर लीकेज हो रही है तो ये तुरंत के तुरंत ऑन हो जाती है और 300 मिली सेकेंड के अंदर ये सर्किट को क्या कर देंगी मेरे भाई, ये ट्रिप करा देती हैं। सर्किट को क्या करेंगी, ये ट्रिप करा देंगी। लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, लाइटिंग अरेस्टर भी बेसिकली वही काम करती है। देखिए, जैसे कि आपका बड़ा बड़ा टावर होता है ना, जैसे कि 200 kVA 200 किलोवोल्ट 400 किलोवोल्ट वोल्टेज की जो ट्रांसफर होते हैं, वोल्टेज होती है, उसको हम टावर के द्वारा ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है कि अर्थिंग तो लगी होती है, लेकिन सिर्फ अर्थिंग से काम नहीं चलता है। आपने सुना होगा कि बरसात के मौसम में गाज, जिसको कहते हैं आसमानी बिजली, वो बहुत ज्यादा गिरती है। जैसे ही आपका यूं समझिए बादल जब भी कड़कते हैं, जब भी बादल गरजते हैं, है ना, बरसात के मौसम में, तो बिजली बहुत ज्यादा गिरने के चांस होते हैं। वो बिजली में इतना हाई वोल्टेज होता है, इतना हाई करंट होती है ना, कि वो जिस भी तार में या फिर जिस भी टावर में गिरेगी ना, उसको पूरी तरह से नष्ट करा सकती है। इसीलिए हम लाइटिंग अरेस्टर लगा देते हैं। देखिए, लाइटिंग अरेस्टर का जो सिंबल होता है ना, वो इस प्रकार का होता है, वो इस आकार का लाइटिंग अरेस्टर होती है ना। ये क्या है आपकी, ये है आपकी लाइटिंग अरेस्टर, है ना, ये है इसका सिंबल। और ये क्या करती है, ये भी अर्थ का ही काम करती है। ये भी उस हाई वोल्टेज और हाई करंट वाले पावर को क्या करती है, सेकेंडों में ग्राउंड कर देती है और इस प्रकार से सेफ्टी देती है। ये नेक्स्ट है कि वैद्युतिक गीजर के बाहरी खोल तथा आंतरिक टंकी के बीच किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो हम ग्लास वूल का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास वूल का मतलब क्या हो गया, ग्लास वूल का मतलब हो गया कांच की रुई। इसका मतलब क्या होता है, कांच की रुई, है ना। देखिए, ग्लास वूल क्या करता है एक्चुअल में, ये करता है, देखिए आपका
ताप इंसुलेशन का काम। किसका काम ये करेगा? ताप इंसुलेशन का काम करेगा। यानी कि आपने देखा होगा बॉटल में अगर हम गर्म चाय डालते हैं तो वो ठंडी नहीं हो पाती है, या फिर ठंडी पानी डालते हैं तो वो गर्म नहीं हो पाता। यानी कि बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देगा और अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देगा। जैसे कि आपका बॉटल है ना, बॉटल के अंदर देखिए, बॉटल के अंदर ये वाली जो हिस्सा होगी ना, इसमें क्या लगी होगी? ग्लास वूल लगी होगी, है ना, क्या लगी होगी? ग्लास वूल लगी होगी। और ये बाहर के टेम्परेचर को अंदर एंट्री नहीं करने देगी, है ना, और ना ही अंदर के टेम्परेचर को ये बाहर जाने देगी। तो ग्लास वूल क्या करती है? ताप इंसुलेशन का काम करती है। थर्मोकोल देखिए क्या करता है, जैसे कि आपका कोई भंगूर होने वाली वस्तु है ना, जैसे कोई भंगूर होने वाली वस्तु है, या फिर मुलायम, है ना, भंगूर और मुलायम कोई वस्तु है जिसको टूटने का डर ज्यादा है ना, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम सुरक्षित करने के लिए, उसको हम किस लिए? सुरक्षित करने के लिए हम थर्मोकोल का प्रयोग करते हैं। और थर्मोकोल देखिए, इसको हम और क्या कहते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको पॉलीस्टीरीन भी कही जाती है। इसको हम पॉलीस्टीरीन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 2022 में आपको मालूम होगा, 2022 में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसने बैन कर दिया है थर्मोकोल को। आपने देखा होगा कि जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम लेते हैं या टीवी वगैरह लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका टीवी देखिए बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है और उसका स्क्रीन कांच का होता है, तो वो टूट सकता है। वो कैसा है? वो भंगूर है, वो मुलायम नहीं है। वो कैसा है? वो भंगूर है, वो टूट सकता है। इसलिए उसको टूटने से बचाना है हमें, तो हमें क्या करना होता है? हमें थर्मोकोल का प्रयोग किया जाता है, हमें थर्मोकोल का प्रयोग करना पड़ता है ना। अगला आपका क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर है कि किसी अल्टरनेटर मशीन का आंशिक पिच 5/6 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंशिक पिच का मान कितना है? 5/6 है ना। 5/6 का अर्थ क्या हो रहा है? 5/6 का अर्थ हो रहा है कि आपकी जो कॉइल है ना, जो आपकी कॉइल है ये कैसी है? ये है आपकी शॉर्ट पिच है। देखिए शॉर्ट पिच होने से हमें फायदा क्या होता है कि मशीन के अंदर जो हार्मोनिक्स होती है ना, वो हार्मोनिक्स दोस्तों समाप्त हो जाती है। वो हार्मोनिक्स क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और साथ में देखिए जो आपकी यूं समझिए कि कॉइल का कॉस्ट है ना, कॉइल की जो लागत है वो कम हो जाती है, निम्न हो जाती है। यानी कि अगर हार्मोनिक्स, यानी कि अगर कॉइल शॉर्ट पिच है ना, तो कम कॉइल में ही वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए कॉपर की लागत बच गई ना, कॉपर का कॉस्ट बच गया ना, कम हो गया ना, और हार्मोनिक्स भी समाप्त हो गया। तो शॉर्ट पिच से ये फायदा होता है। लेकिन हमें यहाँ पर कॉइल स्पैन ज्ञात करना है ना। कॉइल स्पैन को केसी से लिखते हैं 180 बटा कितना है? 5/6 है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगी। ये हो गया 30 से कट जाएगी, 30 3 5 15 है ना, 150 डिग्री। कितना हो गया? 150 डिग्री है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन देखने को मिले या ना मिले, लेकिन एक तो वो आप याद करिएगा, फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसी प्रकार के छोटे छोटे जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, मशीन अभिक्रिया के लिए प्रेरित आर्मेचर शक्ति और घूर्णी हानि बराबर क्या होगा? रोटर का इनपुट कहलाएगा या फिर आर्मेचर का इनपुट कहलाएगा? नहीं, आर्मेचर का इनपुट नहीं कहला सकता, सॉफ्ट इनपुट भी नहीं कहला सकती, सॉफ्ट आउटपुट शक्ति कहलाएगी, है ना। ये क्या कहलाएगी? आपकी सॉफ्ट आउटपुट शक्ति। देखिए सॉफ्ट आउटपुट शक्ति बराबर हम क्या पा रहे हैं? हम प्रेरित आर्मेचर शक्ति, है ना, प्रेरित आर्मेचर शक्ति, है ना, प्रेरित आर्मेचर शक्ति माइनस घूर्णी हानि, है ना। ये कैसे हुआ? जरा इसको हमें समझाइए। देखिए अगर आपके आर्मेचर में मेरे भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 500 bhp का पावर जनरेट हो रही है। कितना? 500 bhp का पावर जनरेट हो रही है। तो हमें पूरा का पूरा आउटपुट में नहीं मिलेगा, हमें कुछ लॉस होकर के मिलेगा, है ना। ये 50 है, 500 bhp, मान लीजिए कि 50 bhp पावर रोटेशन में लॉस होकर के खत्म हो गई। तो 500 में 50 माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना?
450 bhp, यही आपकी क्या है आउटपुट है। किसकी आउटपुट? ये रोटर की आउटपुट है ना, रोटर आउटपुट पावर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? शाफ्ट आउटपुट शक्ति, है ना। समझ में आ गया ना कि आर्मेचर में जनरेट होगा 500 bhp का पावर, लेकिन रोटेशन के कारण 50 bhp का लॉस हो जाता है, तो आपको आउटपुट में कितना मिलेगा? मात्र 450 मिलेगा, है ना। ये एक आपके लिए समझने के लिए एक एग्जाम्पल था। H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस की अभिक्रिया में ऑक्सीजन किस टर्मिनल पर संग्रहित होते हैं, है ना, ये एनोड पर होंगे। देखिएगा जो आपकी एनोड होती है ना, एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीजन, है ना, एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीजन, और कैथोड टर्मिनल पर क्या होगा? इस पर एक ही अवयव बची है, वो है हाइड्रोजन। वो क्या है? हाइड्रोजन, है ना। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एनोड ऑक्सीजन और कैथोड हाइड्रोजन, H2O की बात हो रही है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट्स ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में धारा की प्रकृति कैसी होगी। देखिए इसका हम एक फेजर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये है आपका फेजर डायग्राम। यहां पर क्या चलेगी? वोल्टेज, यहां पर कैपेसिटिव करंट, है ना। ये क्या है आपकी? ये है आपकी कैपेसिटिव करंट, है ना, धारितीय धारा। तो यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? वो है 90 डिग्री का डिफरेंस। कौन है आगे और कौन है पीछे? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कैपेसिटर है और वो भी प्योर कैपेसिटर, शुद्ध कैपेसिटर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट इन ए प्योर कैपेसिटर सर्किट, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है करंट, है ना। देखिए वोल्टेज ये रहा, 90 डिग्री करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है, यानी कि वोल्टेज पीछे है 90 डिग्री करंट से और करंट आगे है वोल्टेज से 90 डिग्री, है ना। दोनों बातें याद रखिएगा, कभी करंट को हाईलाइट कर देता है, कभी वोल्टेज को हाईलाइट कर देता है। यहां पर हाईलाइट किसको करी गई है? वोल्टेज को, कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लीड कर रही है, 90 डिग्री आगे है। और ऐसा होने से मेरे भाई क्या होता है? जो आपकी पावर फैक्टर होती है ना, जो आपके पावर फैक्टर है, इसमें क्या हो जाती है? इसमें सुधार आ जाती है, और सुधार आने से क्या होता है? पावर लॉस कम हो जाते हैं, है ना। क्या होती है? पावर लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। और हम भी यही चाहते हैं कि पावर जो है ना ये बेवजह कम से कम खर्च हो, है ना, बेवजह जो है वो कम से कम खर्च हो। इंपीडेंस, ये एक नया क्वेश्चन है, देखिएगा ये एक नई क्वेश्चन है। इंपेडेंस Z बराबर क्या होता है? तो Z बराबर हमें मालूम, Z बराबर होती है R प्लस जे एक्सएल ओम, है ना। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है, Z बराबर R प्लस जे एक्सएल ओम, है ना। R का मान यहां पर कितना दिया गया है? 6 ओम, 6 ओम प्लस जे क्या है? एक्सल है, और एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टेंस आप यूज समझिए कि 8 ओम का, है ना। कितने ओम का? ये 8 ओम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? Z बराबर 6 प्लस 8 ओम, यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस, 6 ओम का रेजिस्टेंस और 8 ओम का इंडक्टेंस, है ना। यहां पर 8 ओम का क्या है? इंडक्टेंस है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको समझना है। नेक्स्ट देखिएगा, 750 आरपीएम की पूर्ण भार स्पीड और 10% स्पीड रेगुलेशन डीसी मशीन की शून्य भार स्पीड कितनी होगी? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है यार, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे आप एनसीवीटी का एग्जाम दीजिए या फिर किसी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए। तो कैसे आपको क्या याद करना है कि शून्य भार पर स्पीड कितनी होगी, है ना। शून्य भार पर स्पीड कितनी होगी ये आपको पूछा गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा 10/100 बराबर नो लोड हमें ज्ञात करना है, और फुल लोड कितना दिया गया है? 750 आरपीएम बटा 750 गुणे 100, है ना। फॉर्मूला के अनुसार यही होगा, फॉर्मूला के अनुसार तो यही होगा, है ना। देखिए अब आपको क्या करना है, यहां से तिर्यक गुणा करना है। 750 का 10 में आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 बराबर 100 नो लोड स्पीड माइनस 750 गुणे 100, है ना। 750 गुणे 100 बराबर क्या होगा? अब देखिए 7500 और 750 को जोड़िए, कितना होगा आपका? ये हो गया 0, है ना, और फिर हो गया 5, 0, 5 और 7, 5 12 हासिल 1 और 7, 1, 8, यानी कि 8250। फिर आप 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? आप 1 0 और लगा दीजिए, है ना। 1 0 आप और लगाइए, और फिर आपका क्या बच गया? बराबर 100
नो लोड, है ना, 100 नो लोड। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, नो लोड स्पीड, तो क्या हो जाएगा 8000, यानी कि 82,500 को आप भाग दे दीजिए 100 के साथ, है ना, 100 के साथ भाग दे देंगे तो दोनों जीरो ये कट जाएगी और बचेगी क्या 825 आरपीएम, 825 आरपीएम। और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में 825 आरपीएम, है ना। आरपीएम का पूरा नाम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रही है रोटर, है ना, ये है। देखिए टोटल क्वेश्चन यही तक थे मेरे भाई, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया है ना। सभी क्वेश्चन देखिए अपने आप में एक अलग ही लेवल के थे और अपने आप में देखिए सभी क्वेश्चन एक बहुत ही मजेदार थे। सभी का सॉल्यूशन देखिए पहुंचा चुका हूं, है ना, चाहे ये वो आरी का क्वेश्चन हो, चाहे वाइंडिंग से क्वेश्चन हो, यानी कि मिक्स क्वेश्चन कहने का मतलब कि हर एक टॉपिक से, है ना, हर एक टॉपिक से हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो मेन एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कभी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक से नहीं आता है ना। तो ये रहा आपका सभी क्वेश्चनों का शानदार सॉल्यूशन। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, कंटेंट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर दीजिएगा। कल सुबह लौटकर जरूर आइएगा मेरे भाइयों और इसी प्रकार का क्लास और कंटेंट लेकर के जाइएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।